दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। आज जो मैं बातचीत करने वाला हूं उसके केंद्र में कोई और नहीं, बल्कि मेरे ही तमाम मित्र, मेरे ही तमाम हमजोली, मेरे साथ ही कंधे से कंधे मिलाकर मीडिया में काम करने वाले बहुत से पत्रकार हैं। यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि इन सब पत्रकारों ने मिलकर तय कर लिया है कि जब तक ऊंची जातियां इस देश में आंदोलन नहीं चलाएंगी, तब तक उस आंदोलन को आंदोलन नहीं माना जाएगा। जैसे ही दलित और पिछड़े सड़कों पर निकलते हैं अपने किसी मांग के लिए, वैसे ही मीडिया का यह बहुत बड़ा हिस्सा उनके आंदोलन की सारी खबरों को ब्लॉक कर देता है और ऐसा लगता है कि वे उनके आंदोलन को, उनकी मांगों को, उनके प्रतिरोध को, उनकी आवाज को वाणी देना ही नहीं चाहते। जब तक ब्राह्मण ठाकुरों के नेतृत्व में अगड़ी जातियां सड़कों पर ना निकलें, छाती ना पीटें, अपने गुस्से का इजहार ना करें और बिल्कुल हिंसा की कगार तक पहुंचे हुए अशिष्टता और गालियों से भरा हुआ आंदोलन ना करें, तब तक इस देश का मीडिया, जिसमें इन्हीं जातियों और इन्हीं समुदायों के बेटे और बेटियां भरे हुए हैं, वे आंदोलन को आंदोलन नहीं मानते। आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि यूजीसी की इक्विटी कमेटी के खिलाफ ऊंची जातियों का आंदोलन कभी हुआ ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद केवल 36 घंटे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गालियां देने वाला, उनके चित्रों का घोर अपमान करने वाला, मन, मंदिरों में मूर्तियों के सामने खड़े होकर भाजपा को वोट न देने की कस्में खाने वाला, इक्विटी कमेटी को भाजपा की 13वीं बताने वाला आंदोलन जादू के जोर से गायब हो गया है, या कहिए उसे गायब कर दिया गया है। अखबारों में इस प्रकरण के बारे में एक लाइन भी नहीं देखी जा सकती। इस बात का नोटिस भी लिया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के विरोध में आंदोलन कर रहे दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के बारे में भी कोई मीडिया वाला खबर नहीं दे रहा है। आप देखिए, कुछ ही दिनों में कितनी करवटें खाई हैं इस मीडिया ने। पहले जब अगड़ी जातियों ने आंदोलन किया इक्विटी कमेटी के खिलाफ, तो उसको भरपूर जगह प्राप्त हुई, उस पर बहसें कराई गईं। जो वो बोलते थे, मीडिया में उसकी प्रतिध्वनियाँ होती थीं, उसकी अनुगूंजें होती थीं, जो कि सारे देश में जा रही थीं, सरकार के पास भी जा रही थीं, भारतीय जनता पार्टी के पास भी जा रही थीं, विपक्ष के पास भी जा रही थीं। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और अगड़ी जातियों के आंदोलनकारी घरों में बैठ गए, वैसे ही मीडिया ने इस आंदोलन को खबरों से गायब कर दिया। अखबारों के कॉलम से खबरें गायब हो गईं और टीवी की स्क्रीन से इस आंदोलन की खबरें गायब हो गईं। यहाँ तक कि इस आंदोलन के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, इस आंदोलन के जो असर थे, बचे हुए असर थे, उन असरों के बारे में भी चर्चा बंद हो गई, कोई भी समीक्षा, विश्लेषण सब कुछ बंद हो गया। और जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पिछड़ी जातियां और दलितों के आंदोलनकारी सड़कों पर निकले, विश्वविद्यालयों में निकले, तो इस मीडिया ने फैसला किया कि हम उनकी खबरें न पढ़ाएंगे, न दिखाएंगे और न उनकी खबरें सुनाएंगे। ऐसे में राहुल गांधी की कुछ बातें याद आ रही हैं। स्वाभाविक ही है। राहुल गांधी 2023 से ही मीडिया को अगड़ी जातियों के औजार के रूप में चिन्हित करते रहे हैं। उनका यह वक्तव्य हमारे कानों में गूंज रहा है। एक बात पूछनी है भैया, इसे समझाइए कि ये जो आपके एंकर हैं, इनमें ओबीसी, ईबीसी, दलित क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? ये जो बड़े-बड़े रिपोर्टर हैं, ये जो टॉक शो करते हैं, डिबेट करते हैं, इनसे पूछिए भैया, 90% से ज्यादा आबादी इनमें है क्यों नहीं? आज राहुल गांधी की इस बात का पक्का सबूत मिल गया। इन एंकरों और संपादकों के लिए उस समय सड़कों पर आंदोलन हो रहा था जब ब्राह्मण ठाकुरों के नेतृत्व में अगड़े जबरदस्त आक्रोश का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका स्थान पिछड़ों ने लिया, मीडिया के सभी मंच खामोश हो गए। उन्होंने पूरी तरह से इक्विटी कमेटी के पक्ष में हो रहे आंदोलन को ब्लॉक कर दिया। दोस्तों, असलियत क्या है?
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में कमजोर जातियों के आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। ये है असलियत। वे विश्वविद्यालयों में जुलूस निकाल रहे हैं, वे हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, वे ज्ञापन दे रहे हैं, वे धरने पे बैठे हुए हैं दिन दिन भर, लेकिन मीडिया इसकी जानकारी भी देने के लिए तैयार नहीं है। खबर यह है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हजारों ओबीसी, एससी और एसटी के छात्रों ने यूजीसी की इक्विटी कमेटी को लागू करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। उन्होंने भाजपा के ओबीसी, एससी, एसटी विरोधी चेहरे को उजागर करते हुए जन आंदोलन खड़ा करने की अपील की, लेकिन मीडिया ने इसका नोटिस तक नहीं लिया। आज ही ओबीसी महासभा ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बहोरी बंद में यूजीसी बिल के समर्थन में और जाति जनगणना में ओबीसी का कॉलम जोड़े जाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा, जो ग्वालियर की इकाई थी, उसका आक्रोश खुलकर सड़कों पर आया, लेकिन मीडिया में इसकी खबर नहीं मिलेगी आपको। यूजीसी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आज पूरे दिन बहुजन समाज का प्रदर्शन होता रहा। वो यूजीसी नियमों की बहाली की मांग कर रहा था, लेकिन मीडिया में आपको कोई खबर नहीं दिखेगी। यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद कई छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक मशहूर वेबसाइट का एक रिपोर्टर पहुंचा, पंथ हॉस्टल पहुंचा। वहां छात्रों ने उसे बताया कि हमारे हॉस्टल में बहुत सी बुनियादी सुविधाओं की कमी है और उसकी पूरी तरह फंडिंग रोक दी गई है, क्योंकि यहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के छात्र रहते हैं, इसलिए उनके साथ भेदभाव हो रहा है। मीडिया में आपको इसकी खबर नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए प्रावधान पर रोक लगाए जाने के विरोध में गोरखपुर विश्वविद्यालय में जोरदार प्रदर्शन हुआ। विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में एससी, एसटी और ओबीसी समाज से जुड़े छात्र सड़कों पर निकल आए। उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज बुलंद की, लेकिन मीडिया में आपको खबर नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए प्रावधान पर रोक लगाए जाने के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शन हुआ है। कैंपस में बड़ी संख्या में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्र सड़कों पर उतरे, लेकिन मीडिया ने उनकी खबर नहीं दिखाई, न छापी। बिहार के रोहतास जिले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए प्रावधान पर रोक लगाए जाने के बाद पिछड़े वर्ग और पिछड़े समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन मीडिया ने उसका नोटिस नहीं लिया। दोस्तों, राहुल गांधी भारतीय मीडिया में कमजोर जातियों और पत्रकारों की गैर मौजूदगी या बहुत कम नुमाइंदगी पर कई बार सार्वजनिक रूप से बात कर चुके हैं। जब जब उन्होंने जातिगत जनगणना के पक्ष में आवाज उठाई, तब तब उन्होंने उसके साथ में इस प्रश्न को भी जोड़ा। उन्होंने बार बार कहा कि मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कारपोरेट जगत और जुडिशरी, न्यायपालिका में देश की 90% आबादी की भागीदारी तकरीबन ना के बराबर है। 9 अक्टूबर 2023 को दिल्ली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर 24 अगस्त 2024 को प्रयागराज में हुए संविधान सम्मेलन में, इसके अलावा कई रैलियों और कई साक्षात्कारों में उन्होंने बार बार इस पहलू पर जोर दिया। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने पत्रकारों से सीधे सवाल किया था, इस कमरे में कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं? उन्होंने हाथ उठाने के लिए कहा, लेकिन ना के बराबर हाथ उठे। द प्रिंट में, न्यूज लॉन्ड्री में, द न्यूज मिनट में इस राहुल गांधी के हाथ उठवाने वाले प्रकरण की खबर वायरल भी हुई। राहुल गांधी का कहना था कि मीडिया खुद इस समस्या का हिस्सा है। उन्होंने पूछा कि अर्णब गोस्वामी, रजत शर्मा, अमन चोपड़ा, इन सब की जाति क्या है और इनमें से कितने ओबीसी, दलित या ईबीसी हैं? दरअसल कई सर्वेक्षणों ने 2006 से ही लगातार बार बार यह प्रमाण सहित दिखाया है कि मीडिया पर अगड़ी जातियों की पूरी तरीके से साझेदारी है। एक ऐसी साझेदारी जो हिलने का नाम नहीं लेती। कितना भी आप सर्वे कीजिए, कुछ भी आप कहते रहिए, ये जो इजारेदारी है मीडिया के ऊपर, ये अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। सबसे पहले 2006 में योगेंद्र यादव के नेतृत्व में अनिल चमड़िया और जितेंद्र कुमार ने एक सर्वे किया था। ये सर्वे बहुत मशहूर हुआ। मैंने भी कई बार इस सर्वे के ऊपर चर्चा की है। ये भारत के राष्ट्रीय मीडिया में
जातियों की नुमाइंदगी पर पहला प्रमुख और व्यवस्थित सर्वे था। ये मुख्य रूप से दिल्ली के मीडिया घरानों पर केंद्रित था। इसमें 37 प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया संगठनों, जिनमें अखबार, टीवी चैनल, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के शामिल थे, इनके ऊपर निगाह डाली गई थी। इनमें से प्रत्येक मीडिया संगठन के अधिकतम 10 प्रमुख निर्णयकर्ता, जिनमें प्रधान संपादक, प्रबंध संपादक, कार्यकारी संपादक, ब्यूरो चीफ आदि होते हैं, इनको चुना गया। कुल 315 लोगों से बातचीत की गई। कई मामलों में पूरी तरीके से आंकड़े नहीं प्राप्त हुए, लेकिन ज्यादातर इन संस्थानों के भीतर काम करने वाले पत्रकारों से काफी जानकारी मिली, क्योंकि जो बड़े बड़े पदों में बैठे लोग थे वो कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं थे, काफी हिचकिचा रहे थे, उनको लग रहा था कि वो कहां फंसने वाले हैं। बहरहाल जो नतीजे निकले वो नतीजे बताते थे कि भारतीय मीडिया में जातिगत विषमता की कोई सीमा नहीं है। हिंदुओं की ऊपरी जातियों का सभी मीडिया पदों के ऊपर पूरी तरीके से दबदबा है। ऊंची जातियां और ऊंची जातियों के पुरुष, यानी जिनकी इस देश में आबादी केवल 8% है, वो राष्ट्रीय मीडिया के प्रमुख पदों पर 71% बैठे हुए थे। ये द्विज जातियां होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, खत्री, इनकी कुल मिलाकर आबादी, सारी आबादी अगर जोड़ दी जाए तो 16% है, लेकिन मीडिया के प्रमुख निर्णयकर्ता पदों के ऊपर इनकी मौजूदगी 86% थी। ब्राह्मण, भूमिहार और त्यागी, ब्राह्मणों में अगर भूमिहारों और त्यागियों को भी जोड़ लिया जाए तो वो 49% पदों के ऊपर बैठे हुए थे। दलित और आदिवासियों का क्या ख्याल था? 315 प्रमुख निर्णयकर्ता पदों में से एक भी दलित या आदिवासी नहीं था, 0। ओबीसी की क्या स्थिति थी? ओबीसी इस देश में बहुसंख्यक हैं, हम जानते हैं, उनकी आबादी 50% या उससे ज्यादा ही है, लेकिन मीडिया में उनकी उपस्थिति तकरीबन नहीं थी। मुसलमान 3% के करीब देखे गए। लैंगिक असमानता की हालत यह थी कि देश में आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन मीडिया में केवल 17% महिलाएं हैं। यानी कुल मिलाकर एससी, एसटी और ओबीसी की पूरी आबादी को अगर जोड़ लिया जाए तो बड़ा ही सटीक अनुमान लगता है कि मीडिया में उनकी उपस्थिति केवल 4 से 7% थी। योगेंद्र यादव के नेतृत्व में हुआ ये सर्वेक्षण बहुत चर्चित हुआ। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि हम लोगों ने कई बार इसके ऊपर बात की, तभी बातचीत की थी जब ये सर्वे आया था। उसके बाद 2019 में ऑक्सफैम इंडिया और न्यूज लॉन्ड्री ने मिलकर एक सर्वेक्षण किया और एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की। सर्वेक्षण का शीर्षक था हु टेल्स अवर स्टोरीज मैटर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कास्ट ग्रुप इन इंडियन न्यूज रूम। 2 अगस्त 2019 को यह रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट क्या कहती है? दरअसल इस रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए वो योगेंद्र यादव के नेतृत्व में हुए सर्वेक्षण का ही एक तरह से देखा जाए तो अद्यतन यानी अपडेटेड संस्करण था। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य यह था कि मीडिया में कौन बैठा है और वो किसकी आवाज सुना रहा है, इसका खबरों के जरिए बनने वाले डिस्कोर्स पर असर क्या पड़ता है। इस सर्वेक्षण में 50 मीडिया संगठनों को लिया गया, जिनमें 14 टीवी चैनल थे, 13 अखबार थे, 12 मैगजीनें थी और 11 डिजिटल वेबसाइट्स थी। 2018 से 2019 के बीच में इन 50 मीडिया संगठनों में क्या स्थिति थी, जातिगत नुमाइंदगी की क्या स्थिति थी, ये विस्तार से बड़े व्यवस्थित तरीके से इस सर्वेक्षण में दिखाया गया। नेतृत्वकारी पद कुल मिलाकर 121 थे, जिनमें फिर प्रधान संपादक, प्रबंध संपादक, ब्यूरो चीफ आदि आदि। इनमें से 106 पद यानी 88% ऊंची जातियों के पास निकले, जिनमें मुख्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे। अनुसूचित जाति और जनजाति के पास 0%। किसी भी प्रमुख पद पर कोई दलित और आदिवासी नहीं निकला। ओबीसी फिर योगेंद्र यादव के सर्वे की तरह ही बिल्कुल उनका नगण्य प्रतिनिधित्व निकला। टीवी के ऊपर बहस कराने वाले एंकरों में कुल 87 एंकरों में जिसमें 40 हिंदी चैनल के और 47 अंग्रेजी चैनल के थे, उसमें 75% ऊपरी जात के निकले।
प्राइम टाइम डिबेट एंकरों में कोई भी दलित, आदिवासी या ओबीसी नहीं निकला। अखबारों में जो लोग लिखते हैं और जो लेख लिखते हैं, ऐसे 16,000 लेखों का अध्ययन किया गया। अंग्रेजी अखबारों में दलितों और आदिवासियों द्वारा लिखे गए लेख 5% से भी कम थे। जो व्यापार और अर्थव्यवस्था संबंधी खबर देने वाले और लेख लिखने वाले लेखक थे, वो भी ऊंची जात के ही लेखकों से भरे हुए थे। हिंदी अखबारों में स्थिति अंग्रेजी के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर थी। करीब 10% कमजोर जातियों के लोग उसमें निकले, लेकिन फिर भी उनका प्रतिशत ऊंची जातियों से बहुत ही कम था। अगर पूरे न्यूज रूम के स्टाफ में देखा जाए तो ऊंची जातियां न्यूज रूम में भी 88% निकली। यहां भी दलित और आदिवासी बिल्कुल अनुपस्थित निकले। ओबीसी आबादी में 50% से ज्यादा होने के बावजूद बहुत कम थे। डिजिटल मीडिया पर जब ध्यान डाला गया तो द वायर, स्क्रोल और क्विंट आज में भी ऊपरी जातियों का काफी काफी दबदबा निकला। एक आध जगह कुछ आदिवासी, दलित और ओबीसी मीडिया कर्मी दिखाई पड़े, लेकिन बहुत ही कम। अगर आप कंटेंट एनालिसिस करने वालों को देखें, वहां भी तकरीबन यही स्थिति है। दोस्तों, क्या मीडिया में पिछड़ों के आंदोलन को ब्लॉक इसलिए किया गया है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है? वे अगड़ों की तरह अपने कपड़े नहीं फाड़ रहे हैं, गालियां नहीं बक रहे हैं, वे भाजपा और मोदी को वोट न देने की धमकी नहीं दे रहे हैं। अगड़ों का आंदोलन हिंसक तो नहीं था, लेकिन हिंसा की कगार पर खड़ा था। मैंने पिछड़ों के आंदोलन का एक दो क्लिप देखे। वो काफी प्रभावी ढंग से जा रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से वो नारे लगा रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी, हम आपका सम्मान करते हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम दलितों का सम्मान करते हैं। वो पिछड़े वर्ग के आंदोलनकारी ये कह रहे हैं कि हम मोदी जी का सम्मान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो ऊंची जातियों का मीडिया है उनकी खबर नहीं दे रहा है। दोस्तों, मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, अगड़ों का आंदोलन हिंसक तो नहीं था, लेकिन हिंसा के कगार पर था। क्या सरकार और मीडिया को पिछड़ों और दलितों के आंदोलन के भी हिंसा की कगार पर पहुंचने का इंतजार है? मुझे यकीन है कि पिछड़ों, दलितों और कमजोर जातियों का आंदोलन अपनी शालीनता, अपनी शिष्टता और गांधीवादी चरित्र में बेमिसाल बना रहेगा। वह अपनी मांग करता रहेगा, शांतिपूर्वक मांग करेगा, वो हिंसा की कगार पर नहीं उतरेगा। उसे अगड़ी जातियों के आंदोलनकारियों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगड़ी जातियों के आंदोलनकारियों ने 1990 में आरक्षण विरोधी आंदोलन में भी इसी प्रकार समाज में आग लगा देने वाला हिंसक किस्म का व्यवहार किया था। और जब ये लोग राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय थे, तब भी इनका व्यवहार हिंसक किस्म का था। पिछड़ों का आंदोलन अपनी मांग करेगा और अपने दिमाग की डायरी में नोट कर लेगा कि सरकार की गोदी में बैठे मीडिया ने उसके साथ क्या सलूक किया है। वह इसका प्रतिकार चुनाव के मैदान में करेगा। तब देखें मीडिया चुनाव के नतीजे को कैसे ब्लॉक करता है। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे इस चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।